नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राष्ट्रीय जलमार्ग सही सुमेलित है या है? राष्ट्रीय जलमार्ग और उनसे संबंधित नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कृष्णा और गोदावरी की। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 अंबा नदी। आपके विकल्प हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए परिवहन के एक महत्वपूर्ण साधन में इसको गिना जाता है। भारत मुख्य रूप से 2 प्रकार के जलमार्ग हैं, जिसमें अंतर्देशीय जलमार्ग नदियों, झीलों, नहरों को शामिल करता है और दूसरा समुद्री नौवहन मार्ग है, जो ज्यादातर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। इसके संदर्भ में आपको राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 को भी याद रखना है, जिसके अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी प्रयागराज से हल्दिया लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है और इसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है, जो गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों पर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में है, जो पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर और उद्योग मंडल नहर में अवस्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा गोदावरी नदी पर है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 अंबा नदी महाराष्ट्र में अवस्थित है। इस रूप में यदि हम देखें तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प हमारे सही सुमेलित हैं और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 4। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को बांग्लादेश के रास्ते राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से जोड़ा गया है, जिससे ब्रह्मपुत्र और गंगा को आपस में जोड़कर बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ना आसान हो गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सुरक्षा मुहैया कराता है परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, निजी कॉरपोरेट प्रतिष्ठान की गृह मंत्रालय द्वारा नामित अति विशिष्ट व्यक्तियों को। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। CISF, जिसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है, इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSUs को सुरक्षा कवर प्रदान किया जा सके। हालांकि वर्तमान में वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के चलते CISF अब केवल PSU केंद्रित संगठन नहीं रह गया है और वह देश की एक मुख्य बहुकुशल सुरक्षा एजेंसी के रूप में सामने आया है, जो वर्तमान में परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों के साथ ही विरासत स्मारकों को भी सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। यह वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के साथ ही VIP सुरक्षा में भी शामिल है। इस रूप में चारों के चारों विकल्प हैं हमारे सही और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने CISF के लिए एक हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल की वकालत की है, जहां CISF निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित कर सके, ताकि वे देश में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों की कुशलता से रक्षा करने का कार्य संभाल सके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हंसा NG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा में हेरॉन UAV को प्रतिस्थापित करेगा। इसे लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और कठोर वातावरण में पैदल सैनिकों और विशेष बलों द्वारा दिन रात निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 1,
केवल 2 और 3, कोई भी नहीं कि 1, 2 और 3। हंसा एनजी, जिसे हंसा न्यू जनरेशन विमान के रूप में जाना जाता है, यह मुख्य रूप से 2 सीटों वाले हंसा ट्रेनर विमान का उन्नत संस्करण है। इसे सीएसआईआर की नेशनल एयरोस्पेस लैब बेंगलौर के द्वारा विकसित किया गया है और यह है आरामदायक कैबिन के साथ ग्लास कॉकपिट, अत्यधिक कुशल डिजिटल नियंत्रित इंजन और कम अधिग्रहण और परिचालन लागत के चलते काफी अनूठा माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रशिक्षक विमान को भारत में फ्लाइंग क्लब की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रूप में हंसा एनजी के संदर्भ में तीनों ही जो कथन हैं वह सही नहीं है और हमारा उत्तर हो जाएगा सी, कोई भी नहीं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में हंसा एनजी ने पुदुचेरी में अपना समुद्र स्तरीय परीक्षण पूरा कर लिया है, जो नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के द्वारा मूल्यांकन से पहले एक आवश्यक शर्त है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में समाचारों में रहा प्रमुख पत्तन नगर मारियोपोल किस देश का भाग है? रोमानिया, पोलैंड, बेलारूस की यूक्रेन। मारियूपोल के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में क्षेत्रीय महत्व का एक शहर है जो अजोव सागर के उत्तरी तट पर स्थित है। यह यूक्रेन का 10वां सबसे बड़ा शहर है और डोनेस्क क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जब डोनेस्क शहर 2014 में स्वघोषित डोनेस्क पीपल रिपब्लिक की राजधानी बना तो मारियोपोल को डोनेस्क क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था। हाल के रूस और यूक्रेन के हमले के समय यह लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि रूसी आक्रमण के दौरान इस शहर को घेर लिया गया है और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया गया है। इस रूप में हम देख सकते हैं कि डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा और ये है यूक्रेन। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फॉर्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसमें खेल की दुनिया के व्यक्तियों और टीमों को पूरे वर्ष खेल उपलब्धियों के साथ सम्मानित किया जाता है। इसको खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसका पहला पुरस्कार गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को दिया गया था, जबकि सर्वाधिक बार टेनिस खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 2021 का पुरस्कार राफेल नडाल को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त रॉजर फेडरर के नाम सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार का रिकॉर्ड है। इस रूप में यदि हम देखें तो पहला और तीसरा विकल्प हमारा सही है और हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अब हम फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे मानवीय गलियारे की, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते मानवीय गलियारा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मूल रूप से मालवीय गलियारे के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार का अस्थायी विराम का एक रूप है, जिसमें एक विशिष्ट क्षेत्र में और विशिष्ट समय के लिए विसैन्यीकृत क्षेत्र को घोषित किया जाता है और इसके संदर्भ में सशस्त्र संघर्ष के दोनों पक्ष इससे सहमत होते हैं। मुख्य रूप से इन गलियारों के माध्यम से संघर्ष के क्षेत्रों में भोजन और चिकित्सा सहायता लाई जा सकती है या फिर नागरिकों को निकाला जा सकता है। ये गलियारे तब आवश्यक होते हैं जब शहरों को घेर लिया जाता है और आबादी बुनियादी खाद्य आपूर्ति, बिजली और पानी आदि से कट जाती है। विशेष रूप से युद्धों के समय मानवीय गलियारे महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ज्यादातर मामलों में मानवीय गलियारे पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बातचीत की जाती है। हालांकि कभी-कभी ये स्थानीय समूहों के द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं। यूक्रेन में मुख्य रूप से पूर्वी यूक्रेन में
5 घंटे का संघर्ष विराम शनिवार 5 मार्च को तय किया गया था ताकि मारियोपोल के लगभग 2 लाख लोग और वोल्नोवाका शहर के 15,000 निवासियों को जाने दिया जा सके। लेकिन यह पहल कुछ घंटों के बाद ही विफल हो गई क्योंकि निकासी को सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि रूसी सैनिकों ने शहर और उसके आसपास बमबारी जारी रखी थी। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग इससे पहले भी कई बार किया गया है, मुख्य रूप से 1938 से 1939 तक तथाकथित किंडर ट्रांसपोर्ट के दौरान इसका प्रयोग किया गया, जब यहूदी बच्चों को नाजी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूनाइटेड किंगडम ले जाया गया। इसके अलावा 1992 से 1995 के दौरान सराजीवो बोस्निया की घेराबंदी के दौरान और 2018 में घोउटा सीरिया की निकासी के दौरान भी मानवीय गलियारे बनाए गए थे। दैनिक क्विज के आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।